ट्वेल्थ क्लास हमारा जो लेसन चल रहा है किरचॉफ के नियम और विद्युत परपट, उसमें हम एक नया आज टॉपिक लेके चल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज को जो बनाया था, वो बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया था, 4 रेजिस्टेंस लिए थे और इनको श्रेणी क्रम में PQRS, ये हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं, इनको श्रेणी क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में इस तरीके से जोड़ा कि यह जब ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तब इस गैल्वेनोमीटर से इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया इसके लिए? उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए PQRS, इनको श्रेणी क्रम में एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा। ठीक, अब इसके 2 विकर्ण चतुर्भुज के, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण हमारा ये बाहर की तरफ है। तो एक विकर्ण में उन्होंने गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 जोड़ी, और दूसरे ये जो विकर्ण है इसमें उन्होंने सेल और दूसरी जो कुंजी है K1 जोड़ी। ठीक, अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के जो रेजिस्टेंस हैं P, Q, R और S, इनको हम इस तरीके से अरेंज करें कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो, तो इस ब्रिज को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, ये जो PQRS रेजिस्टेंस है, इनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो। ठीक, जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तो ब्रिज क्या होगा? संतुलन की अवस्था में होगा। उस समय संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है वो शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, जैसे P और Q का अनुपात यानी कि P/Q इज इक्वल टू क्या होगा? R/S। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें इन्होंने 4 चतुर्भुज PQRS लिए हैं और इनको चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा। ठीक, और B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 जोड़ी, और दूसरे विकर्ण जो AC है हमारा, उसके बीच में उन्होंने एक सेल जोड़ा, एक सेल E जोड़ा, और एक कुंजी उन्होंने क्या जोड़ी? K1 जोड़ी। ठीक है, और उसके बाद अब जैसे ही इस सेल से धारा क्या होती है, बिंदु A पर पहुंचती है, तो बिंदु A पर पहुंचने पर ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, एक धारा I1 और एक धारा I2। I1 धारा जो होती है वो हमारे AB भाग में जाती है और I2 धारा A2 भाग में जाती है। और जब ये सेल संतुलन की अवस्था में, जब ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, PQRS इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इस कुंजी K2 को जमाने पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता, और उस समय जो धारा AB भुजा में जो धारा I1 बह रही है, वही धारा हमारी क्या होगी? BC भुजा में भी बहेगी। इसी प्रकार से जो धारा I2 हमारी AD भुजा में बह रही है, वही धारा हमारी भुजा DC में भी प्रवाहित होगी। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर से में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, तो इस समय जो ब्रिज है हमारा वो क्या हो गया? संतुलन की अवस्था में हो गया। ठीक, अब जो यहाँ हमारे 2 पाश हैं, एक बंद पाश ABDA है और दूसरा बंद पाश हमारा क्या है? वो है हमारा BCDB। तो अगर इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग किसी बंद पाश में किसी खंड में बहने वाली धारा और उसके करस्पॉन्डिंग प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो इसमें 2 रेजिस्टेंस है, एक तो P है और ये R है, और करस्पॉन्डिंग धारा क्या है? I1 और I2। अब इनका गुणा कर देंगे तो PI1 और I2 इंटू R। अब इनका हमें क्या करना है? बीजगणितीय योग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर धारा हमारी 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो I1P माइनस I2R हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इस बंद पाश में कोई भी सेल नहीं है, तो I1P माइनस I2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर ली है बंद पाश ABDA के लिए, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जब हम बंद पाश इस BCDB के लिए लेते हैं तो इसमें भी देखो बच्चों, यही अगर हम दूसरा नियम लगाते हैं तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S, दोनों फिर से हम अलग डायरेक्शन क्यों लिखेंगे? करंट की डायरेक्शन कैसे? दोनों में अलग अलग है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक, अब यहाँ से इस इक्वेशन से, पहले वाली इक्वेशन से इसको इधर ले आओ तो I1P इज इक्वल टू I2R हो जाएगा। यहाँ से हमने I1/I2 की वैल्यू निकाल ली R/P।
इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन से भी हम क्या करेंगे, I1Q इज इक्वल टू I2, यहाँ से भी हमने I1/I2 की वैल्यू निकाल ली, S अपॉन Q। दोनों को आप इक्वल कर दीजिए क्योंकि दोनों ही क्या है, I1/I2 की वैल्यू है। तो यहाँ से P R/P इज इक्वल टू S अपॉन Q हो जाएगा। अब P को आप यहाँ ले जाइए और S को यहाँ ले जाइए, तो P/Q इज इक्वल टू R/S। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है कि जब ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में होता है कि अगर हम चार रेजिस्टेंस को चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जोड़ते हैं और अगर एक विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर की लगाते हैं और चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण में हम एक सेल और की लगाते हैं और अगर चारों रेजिस्टेंस की वैल्यूज को इस तरीके से अरेंज करें कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप प्रवाहित ना हो, तो उस समय P/Q इज इक्वल टू क्या होगा, R/S। ठीक, जहाँ P और Q इनको हम बोलते हैं अनुपाती भुजाएं। ठीक है, R हमारी होती है ज्ञात भुजा और S के जो भुजा AD है ये हमारी होती है ज्ञात भुजा, और जो CD भुजा इसे हम बोलते हैं अज्ञात भुजा। ठीक, अब इस ज्ञात भुजा में रेजिस्टेंस R हमारा होता है ज्ञात प्रतिरोध, और जो CD भुजा है इसमें जो रेजिस्टेंस ऐसे होता है वो अज्ञात प्रतिरोध। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है उसे हम CD भुजा के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, इसमें मैं यही जो समझा आपको वही लिखा है कि इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी लगा होता है, दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ दिया जाता है। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार से अरेंज किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में कोई धारा प्रवाहित ना हो तो उस समय ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। इस दिशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि P/Q इज इक्वल टू होगा R/S। ठीक, अब इस चित्र में हमने क्या किया, वो वही सारी चीज़ें लिखी कि PQRS चार चतुर्भुज हैं, इन्हें ABCD की चार भुजा के रूप में जोड़ा गया। बिंदु B और D के बीच धारा मापी था A और C के बीच, ये B और D के बीच में हमने धारा मापी और कुंजी K2 लगाई, और A और C के बीच सेल E और K1 को जोड़ा। ठीक, अब K1 K2 कुंजियाँ हैं, K1 को दबाकर हम क्या करते हैं, इस कुंजी K1 को दबाकर इसमें धारा E को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब बिंदु A पर यह धारा दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस बिंदु A पर धारा हमारी दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2 में। ठीक है, I1 भुजा AB में और दूसरी भाग I2 भुजा AD में प्रवाहित होती है। ये धारा I1 है ये AB भुजा में प्रवाहित होती है, और धारा I2 AD भुजा में प्रवाहित होती है। अब PQRS के मान इस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई भी विक्षेप ना हो। इस दिशा में विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम कुंजी K2 को दबाएंगे और PQRS को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब भुजा BC में जो धारा बहेगी वो क्या होगी, जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा तो BC में बहने वाली धारा भी I1 होगी, और CD DC भुजा में बहने वाली धारा क्या होगी, I2 होगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर आपके कोर्स में दो प्रैक्टिकल भी हैं। पहले दो प्रैक्टिकल हुआ करते थे, अब तो खैर एक ही रह गया है। एक तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और दूसरा है तुम्हारा मीटर ब्रिज। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तुम लोग के कोर्स से हट गया है यूपी बोर्ड में। अब जो मीटर ब्रिज है उस पर बेस्ड आपका प्रैक्टिकल भी है। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको आप लोग देख लीजिए। देखो बच्चे, मीटर ब्रिज का हमने मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाया हुआ है। इस मीटर ब्रिज के डायग्राम में आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर पहले तो मीटर ब्रिज होता क्या है, इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। यहाँ पर A और C के बीच में 1 मीटर लंबा तार लगाया जाता है जो मैग्नीनिन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है, और इस मीटर ब्रिज की सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 मीटर लंबा तार होता है AC, इस 1 मीटर लंबे तार को एक लकड़ी के आधार पर एक मीटर स्केल पर कस दिया जाता है। ठीक, ये हमारे जो पेच हैं A और C, ये दो पत्तियां होती है L शेप में, उस पर ये दो पेच लगे होते हैं A और C, इनके बीच में इस तार को कसा जाता है और इसके नीचे यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है। ठीक है, ये तुम्हारे संबंधक पेच लगे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो L शेप की जो पत्तियां हैं इनके बीच में थोड़ा गैप देकर एक पत्ती और लगी होती है जिस पर 3 पेच लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जो बीच वाला जो पेच होता है इस पेच से हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं और एक तार से जोड़कर हम क्या बनाते हैं, जॉकी बनाते हैं। ठीक, और
ये दो पेज है तुम्हारे, जो एक एल पत्ती पर है और जो सीधी पत्ती पर होता है, इन दोनों गैप, एक गैप हमारा ये है और एक गैप हमारा ये है ना। तो जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बिंदु सी और डी के बीच में। ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। तो सी और डी के बीच में जिस प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी होती है उसे यहाँ लगाते हैं, ये हमारी एस वैल्यू है, ठीक है। और ए और डी, इस ए और डी के बीच में क्या लगाया जाता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, ठीक है। ए और डी के ए और डी के बीच में हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अलग अलग रेजिस्टेंस को निकाल कर इस सर्किट में डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि ए और सी के बीच में, यहाँ पर हमने ए और सी के बीच में एक सेल को जोड़ा, एक सेल ई को जोड़ा और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टोर भी लगाया, ठीक। और इस रेजिस्टोर से हम क्या कर सकते हैं, करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, करंट के मान को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ए बी पार्ट है, जब हम इस जॉकी को बी पार्ट पर टच करते हैं, जो तार ए सी है ये तार हमारा दो पार्ट में बढ़ गया, ए बी और बी सी। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग जो प्रतिरोध है वो हमने मान लिया पी है और बी सी के जो करस्पॉन्डिंग प्रतिरोध है वो हमने मान लिया क्यू है, ठीक। तो अब ए बी के करस्पॉन्डिंग प्रतिरोध तो पी आ गया और बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, क्यू आ गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हम ज्ञात प्रतिरोध निकालना है, हमें पता है जितना रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, तो वैल्यू हमारी आर हो जाएगी और ये हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस एस, ठीक है। जो तार की लंबाई है, अब मान लो अगर बी पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है, शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है, मैंने बताया बच्चों कि जब ये चारों प्रतिरोध पी क्यू आर एस एक ब्रिज की तरह होंगे, जब ये चारों प्रतिरोध को की वैल्यू इस तरीके से अरेंज की जाती है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, मतलब इस तार को हम क्या करते हैं, इस एसी तार पर जगह जगह हम क्या करते हैं, टच करा कर देखते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हम इस जगह तार पर टच कराते हैं, इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और इस स्थिति में जो ब्रिज है हमारा वो कैसा होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, ठीक है। जब ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में होगा तो उस समय P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S ये होगा, ठीक है। जहाँ P क्या है, AB लंबाई के करस्पॉन्डिंग प्रतिरोध है और Q क्या है, BC लंबाई के करस्पॉन्डिंग प्रतिरोध, ठीक। हमने मान लिया A से B तक की लंबाई L है। अब चूंकि ये पूरा 1 मीटर लंबा तार था, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा तार था, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 100 माइनस L हो जाएगी। ये L ये सेंटीमीटर में, ये भी 100 माइनस L हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब इसके बाद शून्य विक्षेप की स्थिति में बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया शून्य विक्षेप की स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता। उस समय B और D ये दोनों, इन दोनों बिंदुओं का जो विभव होता है वो कैसा होता है, एक सा होता है, एक ही विभव पर ये दोनों बिंदु हमारे होते हैं, एक समान होता है। तो इस बिंदु B की पोजीशन को हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति, ठीक है। अब यहाँ हमने ये बच्चों निकाला, ये चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर कि शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु B व D पर विभव समान होता है, तथा बिंदु B को शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। AB और BC की लंबाइयाँ हम मीटर पैमाने में पढ़ लेते हैं, मतलब B बिंदु हमने पहले निकाल लेते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो। फिर ये जो लंबाई है AB, ये आप कैसे पढ़ोगे, इसके नीचे यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है, तो इस AB की लंबाई को और BC की लंबाई को आप मीटर स्केल से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमने मान लिया अब तार AB की लंबाई व्हीटस्टोन के सिद्धांत से क्या होगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। अब तार AB की लंबाई हमने L मानी तो BC की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। क्यों, क्योंकि ये पूरा तार जो था हमारा वो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का था, तो अगर ये लंबाई L सेंटीमीटर तो बची कितनी, 100 माइनस L, ठीक। अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, तार AB का प्रतिरोध, बच्चों तुम लोगों ने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, ये होता है ना। तो AB के प्रतिरोध को हमने P माना तो R की जगह लिख दिया P, रो की जगह रो आ गया, L की जगह L और A हो गया, ठीक। ऐसे BC का प्रतिरोध हमने क्या माना, Q, तो Q बराबर रो
अब L क्या होगा, BC की लंबाई क्या, 100 माइनस L अपॉन L। इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू हो गया L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S भी है, तो इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से दोनों P अपॉन Q की वैल्यू है, R अपॉन S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से जो S की वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी हमको, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो अब इस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं हम, इस प्रैक्टिकल में जो मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को निकाल कर आप उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति को निकालते हैं, यानी कि L और 100 माइनस L का मान निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले से हम S की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम इनकी पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। S को यहाँ लगाएंगे लेफ्ट में और R को यहाँ लगाएंगे राइट में, और फिर से हम क्या करते हैं, उन्हीं रेजिस्टेंसेस को निकालते हैं और फिर से हम L और 100 माइनस L की वैल्यूज़ को निकालकर इन रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ का मीन ले लिया जाता है। उस मीन के द्वारा आप प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से मीटर ब्रिज का ये जो प्रैक्टिकल है आप लोग के कोर्स में, हम मीटर ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस S को निकाल सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल और आप लोग के कोर्स में विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर बच्चों क्या होता है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम किसी सेल का विद्युत वाहकल या परपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नाप सकते हैं। ठीक, अब जो तुम्हारा जो पोटेंशियोमीटर है इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक लंबा एक जो है बहुत लंबा और एक समान व्यास का धातु का एक तार होता है, AB होता है, प्रतिरोध तार AB होता है, जिसके सिरे A को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ते हैं और इसके नेगेटिव सिरे को हम कुंजी और रेजिस्टेंस के द्वारा क्या करते हैं, बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, लंबा तार है पोटेंशियोमीटर का। ठीक, अब इसके बाद बिंदु A के बीच में हम एक हमने विद्युत सेल लिया, उस सेल के पॉजिटिव सिरे को बिंदु A से जोड़ दिया जाता है और बिंदु इस सेल के नेगेटिव सिरे को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के से एक तार जोड़कर जॉकी बनाई जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर को अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक तार है, AB पोटेंशियोमीटर का लंबा तार है, जिसके एक सिरे को, ये बैटरी है, इसके पॉजिटिव सिरे से जोड़ा, इसके नेगेटिव सिरे को की के द्वारा रेजिस्टेंस से जोड़ा और रेजिस्टेंस के एक सिरे को हमने प्रतिरोध तार B के दूसरे सिरे से जोड़ा। ठीक है, ये विद्युत सेल है, जिससे आपका विद्युत वाहक बल निकालना है या विभवांतर को नापना है तो सेल के पॉजिटिव सिरे को हम A से जोड़ते हैं, इसके नेगेटिव सिरे को, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है G, इससे जोड़ा और गैल्वेनोमीटर के एक पॉइंट से तार जोड़कर हमने जॉकी को बनाया। ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो धारा है आपने इसको बैटरी से जोड़ा है, ये पॉजिटिव से जोड़ा है, तो धारा बैटरी के कारण क्या होती है, A से B की ओर बहती है। इसका मतलब A का विभव ऊंचा है और B का विभव कम है। जब A का विभव ऊंचा है तो A से B की ओर विभव क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई में इस विभव पतन को, विभव का मान कम हो रहा है A से B की ओर, तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव में जो कमी होती है, विभव में जो पतन होता है, इस विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं और इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है कि तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें जो जॉकी का तार लगा है इसको हम पहले J1 पॉइंट पर टच करते हैं। जब आप इस J1 पॉइंट पर टच कराते हो तो A और J1, ये हमारा क्या है, A और J1, इनके बीच का जो विभवांतर है वो सेल की विद्युत वाहक बल E से कम है। इसमें हम क्या करते हैं कि इस जॉकी को J1 पॉइंट पर टच कराते हैं, इस प्रकार से टच कराते हैं कि A व J1 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है और जो A का विभव है वो J1 से ज़्यादा है। तो अब बैटरी B1 की जो धारा है, इस बैटरी से, हमारी जो बैटरी है ये, इस बैटरी B1 से जो हमारी धारा आएगी वो AEJ1
इस मार्ग से जाएगी, ठीक। और इस सेल ई के कारण, क्योंकि सेल ई का जो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ए से जुड़ा है, तो इस सेल के कारण जो धारा होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, वो हमारी ए J1 ई डायरेक्शन में जाएगी। तो इस बैटरी के कारण तो ऐसे जा रही है AE J1 डायरेक्शन में, और सेल के कारण कैसे जा रही है, इसके कारण तो ऐसे जाएगी AE J1 इस डायरेक्शन में जाएगी, और इस सेल के कारण AJ1 ई डायरेक्शन में जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो अपोजिट होने के कारण क्या होगा, लेकिन इसमें अब प्रोमिनेंट जो मेन जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, क्योंकि इसका जो A और J1 के बीच का जो विभवांतर है वो E से कम है, इसीलिए जो धारा होगी वो इस मार्ग में बहेगी, तुम्हारी बैटरी के कारण इसकी धारा की प्रधानता होगी, यानी कि वो AJ1E इस मार्ग से बहेगी, ठीक है। जब इस मार्ग से बहेगी तो जो इस गैल्वेनोमीटर में जो सुई है वो एक ओर विक्षेपित हो जाएगी, ठीक। अब हमने क्या किया कि इस जॉकी को दूसरी जगह J2 पर टच कराया। जब इसको J2 पर टच कराते हो तो A और J2 के बीच का विभवांतर सेल E के विद्युत भागफल से ज़्यादा हो जाता है। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो बैटरी B1 की धारा की प्रधानता रहेगी। इसमें विभवांतर कम था, A और J1 के बीच जो विभवांतर था वो हमारा बैटरी सेल के विद्युत भागफल E से कम था। तो मेन धारा जो हमारी भाई वो E के कारण, इस सेल के कारण भाई, जब इस सेल के कारण बहेगी तो किस मार्ग से बहेगी, AJ1E मार्ग से, इस मार्ग से बहेगी, ठीक है। लेकिन जब A और J2 के बीच में लगाते हैं तो ये विभवांतर ज़्यादा हो गया और विद्युत भागफल कम हो गया। जब विभवांतर ज़्यादा हो गया तो मेन धारा क्यों बहेगी, इस बैटरी B1 के कारण। जब B1 के कारण बहेगी तो किस डायरेक्शन में बहेगी, ऐसे जाएगी, यानी AE J2 डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट J ऐसा ढूंढा कि जिस पॉइंट पर, जब हम इस पॉइंट पर टच कराते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता। J1 पर तो गैल्वेनोमीटर में एक लेफ्ट में गया, मान लो सपोज गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, जब J2 पर टच कराया तो अपोजिट डायरेक्शन में गया। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमने ऐसा ढूंढा कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और इस केस में A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत भागफल E के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यही मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पर हमने मान लिया कि तार में बहने वाली धारा हमने मान ली I है, धारा I और तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध हमने रो मान लिया। तब विभव पड़ता K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्मूले से हुआ बच्चों, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो ऐसी विभव पड़ता भी हमारी एक तरह से क्या है, विभव पतन यानी कि विभव ही है। तो K बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू यहाँ पर R रजिस्टेंस है, लेकिन यह रजिस्टेंस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। यहाँ जो R की वैल्यू होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, क्योंकि जो K है वो प्रति लंबाई पर विभव पतन है। K हमारा क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन, विभव में होने वाली कमी, इसलिए यहाँ हम प्रति एकांक लंबाई पर रेजिस्टेंस को लेंगे। हमने मान लिया ये रो है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू रो के बराबर हो जाएगी। यदि तार जो AG उसकी लंबाई L सेंटीमीटर है तो A और J के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों, विभव, ये विभव हमारा 1 सेंटीमीटर के लिए एकांक लंबाई के लिए, तो L लंबाई के लिए विभव क्या हो जाएगा, L को इसके से गुणा कर दो तो वही हमारी V की वैल्यू हो जाएगी, A और J के बीच विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एकांक लंबाई के लिए विभव, इसको हमने क्या किया, L लंबाई से गुणा कर दी तो A और G के बीच विभव का विभवांतर का मान आ जाएगा। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, मैंने क्या कहा, शून्य विक्षेप की स्थिति में A और J के बीच जो विभवांतर होगा वो E के बराबर होगा, और इसके बीच विभवांतर हमने V माना है तो V इज इक्वल टू E इंटू KL हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो बच्चों कि जो K है वो हमारा किसके बराबर है, V अपॉन L के, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वो सबसे अच्छा माना जाता है जिसकी विभव प्रवणता कम होती है, क्योंकि विभव प्रवणता जितनी कम होगी वो विभव मापी उतना ही अच्छा होगा। और K का मान कब कम होगा, देखो K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो K के मान को कम करने के लिए हमें L का मान बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कब बढ़ेगा, जब हम तार बहुत लंबा लें। इसीलिए शून्य विक्षेप की दूरी को बढ़ाने के लिए विभव मापी में
बहुत लंबा और एक समान व्यास का तार लिया जाता है। लगभग 4 से जो वेव मापी तार लिया जाता है वो आपका 4 से 12 मीटर तक का या 10 मीटर तक लंबा तार लिया जाता है। ठीक है, तो वेव मापी में जो तार के फेरे होते हैं वो कई सारे होते हैं। ठीक।